साथियों, कल हमने आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का 2013 का पेपर के 75 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 76 से वापस शुरू करेंगे और अगर इसमें कुछ कमियां वगैरह रहे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 76 हम देख रहे हैं हिंदी, ठीक है। इनमें से किस लक्षण ग्रंथ के लेखक भिखारी दास हैं, बताओ। तो काव्य निर्णय के लेखक कौन है? भिखारी दास, ठीक है। तो बाकी ये किसके आपके मन में जिज्ञासा होगी। तो काव्य विवेक किसका है? चिंतामणि का। किसका है? चिंतामणि का है काव्य विवेक। और चिंतामणि का एक और ग्रंथ है, आप साथ ही साथ याद रख सकते हो, कविकुल कल्पत्रु। क्या है? कविकुल कल्पत्रु। जो इम्पोर्टेंट है वो बार बार बता रहा हूँ ना, कविकुल कल्पत्रु, ठीक है, ये आप याद रखें। और भावविलास किसका है? ये भी आपको मन में आ रहा होगा। तो ये देव का है। किसका है? देव का। तो ललित ललाम ये है मतीराम का। किसका है? मतीराम का, ठीक है। काव्य निर्णय तो भिखारी दास का हो गया, काव्य विवेक और कवि कल्पत्रु चिंतामणि का हो गया, ललित ललाम मतीराम का और भावविलास देव का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीतिकालीन कवियों के परिचयात्मक विवरण के लिए रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किस ग्रंथ को आधार बनाया? मतलब रीतिकाल के कवियों के परिचय मतलब कहाँ से लिए? शुक्ल ने। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो कहाँ से लिए थे? मिश्र बंधु विनोद से, जिसमें 4591 कवियों का विवरण है, ठीक है ना। मिश्र बंधुओं का है मिश्र बंधु विनोद, ठीक है। और शिव सिंह सरोज किसका है पूछ ले तो ध्यान रखना, शिव सिंह सेंगर का। किसका है? शिव सिंह सेंगर का। शिव सिंह सेंगर का, ठीक है। और गार्सा दत्तासी का कौन सा है? ये देखो बड़ा नाम होगा, याद रखना आप। गार्सा दत्तासी का ग्रंथ पूछा भी जाता है, द इस्तवार, द इस्तवार द लिटरेच्योर, लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी, एंदुई हिंदुस्तानी, एंदुई हिंदुस्तानी। ये नाम याद रख लेना। कई बार क्या कुछ ए दे ऐसे कुछ हटा के ये पूछ लेता है, तो नाम इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है ना। द लिटरेचर, द इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है ना। ये गार्सा दत्तासी का ग्रंथ है, बड़ा नाम है लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रेसन का क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर, द मॉडर्न वर्नेकुलर, द मॉडर्न वर्नेकुलर, आगे बताओ, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। ये किसका है? ग्रेसन का, ऑफ हिंदुस्तान। ये सारे ग्रंथ याद रखना इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तो कब हुई? सन 1800 ईस्वी में, ठीक है। किसने की थी? वेलेजली ने। और इसमें कौन थे प्राध्यापक? गिलक्राइस्ट, जो हिंदी और उर्दू भी पढ़ाते थे इसी कॉलेज में, ठीक है। गिलक्राइस्ट कब हुई थी? 1800 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वर्त इतिहास कितने भागों में है? मतलब हिंदी साहित्य का वर्त इतिहास आया किसके द्वारा? काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। तो ये पूछ रहे हैं कितने भागों में आया, तो बताओ कितने भागों में आया? तो ये 16 भागों में आया। कहीं कहीं 18 भाग लिखे हुए हैं, गलत है, क्योंकि आरपीसी ने 16 मान रखा है, तो आपको 16 ही याद रखना है, ठीक है ना। आप पूछ ले काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 16 जुलाई। बताओ आगे बताइए, हमने पहले भी 1893 में। कब हुई थी? 16 जुलाई 1893 को काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, ठीक है। किसने की पूछ ले तो श्याम सुंदर दास। किसने की? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास का महत्वपूर्ण योगदान है किसमें? काशी नागरी प्रचारणी सभा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपन्यास और उपन्यासकार के इन युग्मों से कौन सा विकल्प सही नहीं है? परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है, ये तो सही बात है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का, ये भी सही है। झूठा सच यशपाल का, ये भी सही है। त्यागपत्र लीलाचंद जोशी का नहीं। त्यागपत्र किसका है? जैनेंद्र का। किसका है? जैनेंद्र का, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछ ले लीलाचंद जोशी ने भी कुछ लिखा होगा, तो इनकी आप ध्यान रख लेना। एक तो है खंडहर की आत्माएं, क्या है? खंडहर की आत्माएं, इनकी रचना है, क्या है? खंडहर की आत्माएं, ठीक है। और एक है डायरी के निरस्पष्ट। किसके निरस्पष्ट? डायरी के निरस्पष्ट, डायरी के निरस्पष्ट, ये किसकी है? लीलाचंद जोशी की। एक है दिवाली और होली, क्या है? दिवाली और होली, ये किसकी है?
इलाचंद जोशी की, ठीक है। परीक्षा देखो, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा, चित्रलेखा एक और याद रखना इनकी, और झूठा सच यशपाल की, त्याग पत्र जनेंद्र की है, इलाचंद जोशी की, खंडर की आत्माएं, डायरी की निरस्पष्ट, दिवाली और होली, ठीक है। हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखो, उदंड मारतंड समाचार किसने निकाला, बताओ किसने निकाला, जुगर किशोर, पंडित जुगर किशोर ने। कब निकाला पूछ ले तो 1826 में, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये फर्स्ट साप्ताहिक पत्र था उदंड मारतंड। कैसा पत्र था, फर्स्ट साप्ताहिक पत्र था। पूछ ले कहाँ से निकलता था ये पत्र, तो कलकत्ता से। कहाँ से, कलकत्ता से। हिंदी का पहला पत्र हिंदी क्षेत्र से ना निकल कर बंगाल से निकला, देख लो आप, ठीक है ना। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने भी कुछ निकाला होगा, ये भी आप साथ ही साथ देख लो। तो इन्होंने आगरा से तो प्रजा हितैषी निकाला, क्या निकाला, आगरा से प्रजा हितैषी, ठीक है। आगरा से प्रजा हितैषी किसने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। रह जाएगा याद, अब पूछ ले ये प्रजा हितैषी कब निकला, तो 1861 में। कब, 1861 में, ठीक है। जुगल किशोर शुक्ल का तो है उदंड मारतंड, 30 मई 1826 कलकत्ता से, ठीक है। वो ये फर्स्ट साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है। और राजा लक्ष्मण सिंह का आगरा से आया था, कौन सा, प्रजा हितैषी, ठीक है, 1861 में। अब राजा राम मोहन राय ने भी कुछ निकाला होगा, तो इन्होंने संवाद कौमुदी, एक तो संवाद कौमुदी जो इम्पोर्टेंट है उनकी बात करें, ठीक है। संवाद कौमुदी होगी, एक ब्राह्मणी कल, कौन सा कल, ब्राह्मणी कल, ये भी राजा राम मोहन राय का, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अभी शिव प्रसाद सितार, इन्हें ऐसे कैसे छोड़ दें, तो इनका भी एक पत्र आप ध्यान रख लो आप, बनारस अखबार, क्या था, बनारस अखबार, बनारस अखबार था किसका, शिव प्रसाद सितार हिंद का, जो 1845 में निकाला था, ठीक है। अब मुझे आप ये बताना कि बनारस अखबार शिव प्रसाद सितार हिंद ने कहाँ से निकाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप प्रारंभ में इसी पत्रिका से प्रकट हुआ, इस उद्धरण में किस पत्रिका की घोषणा करते हैं, बताओ। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप प्रारंभ में इसी पत्रिका से प्रकट हुआ, बताओ किस पत्रिका की ओर है, तो यह है हरिश्चंद्र चंद्रिका। ये किसकी है, भारतेंदु की, किसकी है, भारतेंदु की। इनकी 3 पत्रिका थी, एक तो कविवचन सुधा हरिश्चंद्रिका, एक बालाबोधिनी, ठीक है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सरस्वती किसकी थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, किसकी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इन्होंने इसका संपादन किया था 1903 से 20 तक, ठीक है। कविवचन सुधा भारतेंदु की बात हमने की है। आनंद कादम्बिनी पूछ रहे, ये किसकी है, आनंद कादम्बिनी, तो ये है प्रेमगन, ठीक है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, ठीक है ना। इनकी एक और पत्रिका आप याद रख लेना, नागरी नीरद, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद। ये सारे इंपॉर्टेंट है ना फैक्ट, क्योंकि बकवास बात हम करेंगे नहीं, जो काम की चीज़ें हैं है कि वो चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा बताने से मतलब भी किताब आपके पास है भैया, आप किताबें देख लेते हैं, यहाँ कुछ आई हो ना आपको, मतलब काम की चीज़ मिलेगी जो एग्जाम में देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी किताब आपके पास बहुत पड़ी है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी नाट्य रचना भारतेंदु की नहीं है, बताओ। भारत दुर्दशा भारतेंदु की, अंधेर नगरी भारतेंदु की, प्रेम जोगिनी भारतेंदु की, मयंक मंजरी ये भारतेंदु की नहीं है। आपके दिमाग में आ रहा होगा तो फिर ये किसकी है, यह है किशोरीलाल गोस्वामी की, किसकी है, किशोरीलाल गोस्वामी की, किसकी है, किशोरीलाल गोस्वामी की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ना। अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्य घटना शुक्ल जी ने किसे माना, बताओ किसे माना, भारतीयों के आविर्भाव को या अंग्रेजी साहित्य परिचय को, नहीं, गद्य के आविर्भाव को शुक्ल जी ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्य घटना माना है, ठीक है। और आधुनिक काल का प्रारंभ नाटकों से होता है, किससे होता है, नाटकों से, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, ये पूछ रहा है मिलजुल मन किसका उपन्यास है, बताओ। आपको पता होगा मिलजुल मन किसका है, मर्दुला ग्रग का, किसका है, मर्दुला ग्रग का, ठीक है। इनकी कुछ और रचनाएं आप देख लो साथ ही साथ में, एक है कट्ट गुलाब, ये भी मर्दुला ग्रग की, क्या है, कट्ट गुलाब, किसकी है, मर्दुला ग्रग की। और इनकी है वंशज, क्या है, वंशज, ये भी किसकी है, मर्दुला ग्रग की। और एक रचना इनकी कितनी कैदें, क्या है, कितनी कैदें, ये भी किसका है, मर्दुला ग्रग की, ठीक है। देखो मिलजुल मन, कट गुलाब, वंशज, कितनी कैदें, किसकी रचना पूछ ले तो मर्दुला ग्रग की, ठीक है। तो चित्रा मुदगल इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था एक तो आवा, क्या लिखा था, आवा, इनकी रचना एक तो आवा, एक है गिली गड्ढू, क्या है, गिली गड्ढू, ये भी चित्रा मुदगल का, आवा, गिली गड्ढू, चित्रा मुदगल, एक जमीन अपनी, एक जमीन
अपनी, ये किसकी है? ये भी चित्रा मुद्गल की है। इसके अलावा लाख सागर है, कौन सागर है? लाख सागर है। आवा चित्रा मुद्गल, गिल्ली गड्ढू चित्रा मुद्गल, एक जमीन अपनी चित्रा मुद्गल, लाख सागर है ये भी चित्रा मुद्गल। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लेना, है ना। अब ममता कालिया, तो इन्होंने भी कुछ लिखा है, तो इन्होंने लिखा है एक तो दौड़, तोड़ नाम की रचना पूछ ले किसकी है? ममता कालिया की। एक है नरक दर नरक, क्या? नरक दर नरक, ये किसकी है? ये भी ममता कालिया की। और एक दुखम सुखम, क्या है? दुखम सुखम, दुखम सुखम, ये किसकी है? ममता कालिया की, ठीक है। एक मंजुल भगत, इन्होंने भी कुछ लिखा होगा, तो इन्होंने लिखा है तो सफेद कौवा, सफेद कौवा, कैसा कौवा? सफेद कौवा। देखा आपने कभी सफेद कौवा? नहीं देखा ना, मंजुल भगत ने देखा, ध्यान रखना, है ना। टूटा हुआ इंद्रधनुष, ये क्या है? टूटा हुआ इंद्रधनुष, टूटा हुआ इंद्रधनुष, ये भी किसकी है? मंजुल भगत की। एक तो सफेद कौवा और टूटा हुआ इंद्रधनुष किसकी है? बताओ, मंजुल भगत की, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताओ। प्रसाद की स्वर्ण धुली, ये पहले ही सही नहीं है। स्वर्ण धुली किसकी है? बताओ। पंत की, किसकी है? पंत की। निराला की तुलसीदास, सही बात है। दिनकर की रश्मिर्ति, ये भी सही है। महादेवी का सांदी की, ये भी सही है। प्रसाद की भी एक रचना देख लेते हैं साथ में, इनकी एक कामायनी, क्या है? कामायनी, ठीक है। ऐसे साथ में एक एक रचना आप देखोगे ना, तो काफ़ी चीज़ें आपको याद यही हो जाएगी, है ना। अब आगे देखते हैं हम, ठीक है। कुछ रचनाएं मैं आपको और बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट मानी जाती है, कई बार पूछी जाती है कि मैथिली शरण गुप्त की दो रचनाएं, एक तो है साकेत, क्या है? साकेत। और एक इनकी रचना इंपॉर्टेंट और है हेमंत, क्या है? हेमंत। साकेत और हेमंत पूछ ले किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। और गुणवंत हेमंत पूछ ले आपसे, गुणवंत हेमंत, ये अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, आपको बताओ तो गुणवंत हेमंत किसकी है? ये श्रीधर पाठक की है, किसकी है? श्रीधर पाठक की, श्रीधर पाठक। अब देखो, आप कन्फ्यूजन होगी आपको कि गुणवंत हेमंत और हेमंत, हेमंत तो मैथिली शरण गुप्त की है, गुण है ना, तब श्री लगा दिया, मैं ज़्यादा गुण थे तब श्री लगाया ना। श्रीधर पाठक की, गुणवंत हेमंत, गुण से श्री लगाया, ऐसे ध्यान रख लेना। ये श्रीधर पाठक की और हेमंत मैथिली शरण गुप्त की, है ना। और एक देखो, एक आती है रचना, छोड़ो बाद में बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं? बताओ। प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक है, सही है। मोहन राकेश का आधे अधूरे, ये भी सही है। लक्ष्मी नारायण लाल का स्कंदगुप्त, नहीं, ये गलत है। स्कंदगुप्त किसका है? ये प्रसाद का नाटक है, किसका है? प्रसाद का। इसमें कुमार गुप्त के समय का वर्णन है, किसके समय का? कुमार गुप्त के समय का वर्णन है, किसमें? स्कंदगुप्त में, ठीक है ना। तो लक्ष्मी नारायण लाल का कुछ नाटक देख लेते हैं साथ ही साथ में। तो इनका एक है अंधा कुआं, कैसा कुआं? अंधा कुआं, किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का, किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं, है ना। और एक है इनका मादा कैक्टस, कैसा कैक्टस? मादा कैक्टस। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का, है ना। तो अगर आपसे पूछ ले भाई अंधा कुआं तो लक्ष्मी नारायण लाल का है, अगर कोई पूछ ले अंधा युग किसका है, बताओ। यहाँ हो जाता है डब्बा गोल, तो ये किसका है? धर्मवीर भारती का, किसका है? धर्मवीर भारती का, ठीक है। युग तो युग, युगों युगों तक धर्म रहेगा, ठीक है ना, याद रखना है ना। लोग लक्ष्मी में, लक्ष्मी यानी ज़्यादा लक्ष्मी आती है तो अंधे हो जाते हैं, मतलब कैसे भी ट्रिक बना के याद रखना होगा ना। अगला क्वेश्चन देखो, व्योमकेश दरवेश की सुविधा की रचना बताओ। तो ये जीवनी है, क्या है? जीवनी है, जो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लिखी। किसने लिखी थी? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने। किसने? विश्वनाथ प्रसाद। ये देखो विश्वनाथ नाम के कहाँ से, आप ध्यान रखना, मतलब काफ़ी है विश्वनाथ प्रसाद नाम के ना, मिश्र तिवारी काफ़ी चीज़ें हैं ना। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ठीक है। ये जीवनी है इनकी। अब पूछे किसकी जीवनी है, तो ये हजारी बाबा की जीवनी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है ना, ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना दलित साहित्य के अंतर्गत आती है? बताओ। जूठन, कौन सी आती है? जूठन। यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, जो किस में आती है? दलित साहित्य के अंतर्गत गिनी जाती है, कौन सी? जूठन, है ना, याद रखना है ना। अन्य से अनन्य, ये किसकी पूछ ले कोई, तो यह है प्रभा खेतान की, किसकी है? प्रभा खेतान की, किसकी है? प्रभा खेतान की। अन्य से अनन्य प्रभा खेतान। तमस पूछ रहे तो यह है भीष्म साहनी की, किसकी है? भीष्म साहनी की, किसकी है? भीष्म साहनी की तमस। गुड़िया भीतर गुड़िया पूछ रहे थे, ये किसकी है? ये मैत्रेयी पुष्पा की है, किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा, झुकेगा नहीं पुष्पा, है ना, वही है, वो नहीं है, दूसरा मजाक कर रहा हूँ ना। अब देखो जूठन पूछ ले, ओम प्रकाश वाल्मीकि है,
वाल्मीकि गिरी, गुड़िया भीतर गुड़ा गुड़िया, मैत्री पुष्पा, अन्य से अनन्य, परवा खेतान, तमस भीष्म सानी। देखो आगे मिलान वाला क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ तो दलित साहित्य पूछा है, आगे मिलान वाला भी पूछ सकता है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो गया, 2 नंबर पक्के हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस कवि का संबंध तार सप्तक से नहीं है, बताओ। मैंने ट्रिक बताई थी, आराम मुक्ति के लिए परवा ने गिराया भूषण, बताओ। मुक्ति बोध है, अज्ञेय है, रामविलास शर्मा, लेकिन रघुवीर शाही नहीं है, ठीक है ना। प्रथम सप्तक है ना। अगला क्वेश्चन, किस आलोचक ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा, बताओ। किसने कहा, नगेंद्र ने। राम कुमार वर्मा ने इसका उल्टा कहा था, छायावाद अब स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। किसने कहा था, रामविलास नहीं, राम कुमार वर्मा ने ना, ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस आलोचक को तुलनात्मक आलोचना के लिए प्रसिद्धि मिली, बताओ। तो इन्हें तुलनात्मक आलोचना का जनक भी कहा जाता है, बता दो अब तो आप। तो पद्म सिंह शर्मा, कौन, पद्म सिंह शर्मा, ध्यान रखना ना। और लाला भगवान दीन, इन्होंने लिखी थी बिहारी और देव। क्या लिखी थी, बिहारी और देव। किसकी है, पूछ ले तो पद्म सिंह नहीं, लाला भगवान दीन की। इन्होंने बिहारी को बड़ा माना, किसको, किसने माना, लाला भगवान दीन ने। किसको माना, बिहारी को। बिहारी और देव, लाला भगवान दीन। और देव और बिहारी पूछ ले, देव और बिहारी ये किसकी, बताओ। देव और बिहारी, तो ये किसकी है, कृष्ण बिहारी मिश्र की। किसकी है, कृष्ण बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र की है देव और बिहारी, ठीक है ना। देव और बिहारी, कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी और देव, लाला भगवान दीन। पहले बिहारी आ रहा है लेकिन बिहारी के नहीं है, ऐसे ध्यान रखना। पहले बिहारी आ रहा है लेकिन बिहारी के नहीं है। किसकी है, पहले बिहारी आ रहा है वो लाला भगवान दीन की, इन्होंने बिहारी को बड़ा माना। और कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को बड़ा माना, खुद बिहारी है लेकिन बिहारी को बड़ा नहीं माना। कैसे भी आप याद कर लो, ठीक चमा के ना। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल में सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन थे, बताओ। कौन थे, महीप सिंह। कब, 1964। तो कमलेश्वर, इन्होंने समांतर कहानी आंदोलन चलाया। कौन सा, समांतर कहानी आंदोलन, ठीक है, समांतर कहानी आंदोलन। राजेंद्र यादव, ये नई कहानी के कवि है। किस कहानी के, नई कहानी के। अखिलेश, इन्होंने राजनीतिक विमर्श वाली कहानी लिखी। अखिलेश यादव नहीं, ये अखिलेश है ना, राजनीतिक विमर्श वाले। कैसी, राजनीतिक विमर्श वाले। अब आप याद रख लेना, ट्रिक बन जाएगी। देखो अखिलेश यादव किसमें, राजनीति में आता है ना, तो राजनीतिक विमर्श वाली कहानी किसने लिखी, अखिलेश यादव ने। ऐसे याद रख लेना, समाजवादी पार्टी का ना वो, तो याद रह जाएगा ना, ट्रिक बना लेना आप। अगला क्वेश्चन, इन उपन्यासकारों की प्रवृत्तियों में कौन सा विकल्प सही नहीं, बताओ। श्रीलाल शुक्ल में व्यंग्यात्मकता पाई जाती है, सही बात है। वर्धमान लाल वर्मा ऐतिहासिकता, ये भी सही है। रेणु में आंचलिकता, ये भी सही है। जैनेंद्र में यथार्थवादिता, नहीं, रेणु में मनोवैज्ञानिकता है। क्या है, मनोवैज्ञानिकता, मनोवैज्ञानिकता है जैनेंद्र में ना। किसमें है मनोवैज्ञानिकता, जैनेंद्र में। तो आदर्श आदर्श उन्मुख यथार्थवाद, ये किसका था, प्रेमचंद का। आदर्श उन्मुख यथार्थवाद किसमें पाया जाता है, सो दोस्तों प्रेमचंद में ना। अगला क्वेश्चन, साहित्य विधा और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, बताओ। आत्मकथा, आवारा मसीहा। आत्मकथा थोड़ी ये है, ये जीवनी है, इसलिए ये गलत हो गया। ये क्या है, आवारा मसीहा जीवनी है, ठीक है। किसकी जीवनी है, शरद चंद्र की। किसकी है, शरद चंद्र की। किसने लिखी, पूछ ले तो विष्णु प्रभाकर ने। किसने, विष्णु प्रभाकर ने, ठीक है। आतिथ के चित्र पूछ ले क्या है, तो ये रेखा चित्र है। किसका है, महादेव वर्मा का, पता है। परिंदे क्या है, कहानी है। किसकी है, निर्मल वर्मा की, है ना। हमने सब की बात कर रहे थे पहले ना, क्वेश्चन वही आ रहे हैं, अलग नहीं है। उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा, ये किसका है, मनोहर श्याम जोशी का। किसका, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा, मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काव्य संग्रह और उनके रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं, बताओ। धूमिल, संसद से सड़क तक, सही है। अज्ञेय, आंगन के पार द्वार, सही है। कुंवर नारायण, काठ की घंटियां, सही है। नहीं, ये गलत है। काठ की घंटियां किसकी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। किसकी है, सर्वेश्वर की, ठीक है। कुंवर नारायण की एक रचना ध्यान रखना आप, आत्मजय। क्या, आत्मजय, ठीक है। और धर्मवीर भारती की कनुप्रिया, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से ललित निबंधकार नहीं है, बताओ। ये तो है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये ललित निबंधकार नहीं है।
ये स्पष्टवादी आलोचक, ठीक है ना। अब पूछ ले ललित निबंधकार कौन कौन से हैं। एक तो आचार्य बाबा है, कुबेरनाथ राय है, विद्यानिवास मिश्र है, एक है श्री राम परियार। क्या है? श्री राम परियार। हम नोट्स में इन के बारे में विस्तृत बात करेंगे, ललित निबंध होते क्या है ना, सब बात कर लेंगे। एक है कृष्ण बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। वैसे अगर ये आप 5 नाम याद कर लोगे ना तो आपका ललित निबंधकार वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ललित निबंध की विशेषता क्या होती है? इसमें सरसता होती है। क्या होती है? एक तो सरसता होती है और रोचकता होती है। सरसता, रोचकता, सारगर्भिता, यह बिंदु आप याद रख लो, जैसे हम कंटेंट में बात करेंगे हिंदी ना। सरसता, रोचकता, सारगर्भिता और संक्षिप्तता। और क्या होती है? संक्षिप्तता, ठीक है। और इसमें कल्पना भी होती है, ठीक है। और व्यंग्य जैसे गुण भी ललित निबंध में पाए जाते हैं। यह विशेष ध्यान रखना 4-5 जो मैंने बताई है, सरसता, रोचकता, सारगर्भिता, संक्षिप्तता और व्यंग्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास भारत पाक विभाजन की त्रासदी से संबंधित है? बताओ। ये तो आ रहा होगा आपको। तो तमस। कौन सा? तमस। ये भीष्म साहनी का, किसका है? भीष्म साहनी का है तमस, जो भारत पाक विभाजन से संबंधित है, ठीक है। मृगनयनी किसका है पूछ ले तो? वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा का है क्या? मृगनयनी, वृंदावन लाल वर्मा। अपने अपने अजनबी किसका है? अज्ञेय का, ये अज्ञेय का। मुर्दों का टिल्ला पूछ ले तो राघव राघव का, राघव का है मुर्दों का टिल्ला, ठीक है। अगला, आधा गांव के लेखक बताओ। राही मासूम रजा। कौन है? राही मासूम रजा। तो सानी का कोई रचना देख लो, काला जल। कैसा जल? काला जल है सानी का, है ना। अब्दुल बिस्मिल्लाह का झिनी झिनी बिनी चदरिया, लंबा लिख नहीं रहा हूँ, झिनी झिनी बिनी चदरिया। मुखड़ा क्यों देखे और समर से ऐसे, झिनी झिनी बिनी चंदरिया, मुखड़ा क्यों देखे समर से ऐसे, किसके? अब्दुल बिस्मिल्लाह का। और मेरुनिसा परवेज का एक तो है कोरजा। क्या है? कोरजा। एक है अकेला पलास। क्या? अकेला पलास। और एक रचना इनकी और है आंखों की दहलीज, आंखों की दहलीज, आंखों की दहलीज। मैं आपसे पूछ रहा हूँ दहलीज किसकी बताओ। तो नासिर शर्मा की है दहलीज, पत्थर गली वो नासिर शर्मा की है। आंखों की दहलीज मेरुनिसा परवेज की। ऐसा आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि दहलीज और किसकी थी, ऐसा आ जाए ना, समझ लो आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन मिलता जुलता आ जाए ना, उसका आंसर आना चाहिए दिमाग में सीधा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पत्रिका राजस्थान से प्रकाशित नहीं होती थी? बताओ। मधुमती, ये तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से होती थी, मतलब ये तो सही है। शेष, ये जोधपुर से थी, हसन जमाल ने निकाली थी। किसने? हसन जमाल ने, ये भी सही है। संबोधन, ये राजसमंद से कमर मेवाड़ी निकालते थे, ये भी सही है। ज्ञानोदय, ये गलत है, ये दिल्ली से होती थी। कहाँ से? दिल्ली से, ठीक है। अब देखो 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा आप वेट करें ना। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? बताओ। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होना, सही बात है। मुख्य अर्थ बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण करना, ये बात भी सही है। अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से संबंध होता है, ये नहीं लिख दिया इन्होंने, इसलिए ये इसका आंसर हो गया। रूढ़ या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण करना, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यंजना शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? व्यंजना शब्द के मुख्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ को पीछे छोड़ देती है, सही बात है। व्यंजना शब्द शक्ति से निष्पन्न अर्थ को व्यंग्य अर्थ कहते हैं, ये बात भी सही है। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर आधारित होती है, ये बात गलत है, केवल शब्दों पर नहीं, ठीक है ना। व्यंग्य अर्थ को ध्वनि अर्थ भी कहते हैं, ये बात भी सही है। आंसर नंबर सी ये इसका है, ठीक है। अगला देखो, प्रीति करी काहू सुख ना लियो, प्रीति पतन करी दीपक सो, आप पे प्राण दियो। अलंकार कौन सा बताओ? इसमें अर्थ अंतर न्यास अलंकार है जो अब सिलेबस में नहीं है। अगला है, बिनु पद चाले सुन बिनु गाना, कर बिनु कर्म विधि नाना। पंक्ति में अलंकार है विभावना। 50 बार क्वेश्चन आ गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, हर बार आता है, हर तीसरे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको बताया है, हम आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के पेपर हल कर रहे हैं। तो 2013 का पेपर था
जिसके हमने करीबन 104 क्वेश्चन पहले देख लिए हैं। तो आज हम 105 से लेके पेपर ये समाप्त कर देंगे। आज के बाद आज मतलब कहने का मतलब फर्स्ट ग्रेड के जितने पेपर हुए ना वो सारे आज ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इतने पेपर हुए। एक 2013 में हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, एक 2015 में हुआ था और 2018 में हुए थे 2 पेपर, वो हमने कर लिए। 2022 में हुए थे 2 पेपर, ठीक है ना। ये सारे पेपर हमने कर लिए, 4 पेपर ये, 5 और 6, अब तक 6 पेपर हुए। 2011 में फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन उस समय हिंदी का पेपर आरपीसी की साइट पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम करेंगे सेट का पेपर। सेट का पेपर हुआ था एक 2012 में, वो सोल्व करेंगे, क्योंकि 2023 वाला तो हमने पहले सोल्व कर लिया है। तो पहले क्या सेट को निपटा दें, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो शुरू करते हैं आज 105 नंबर क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन कह रहा है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में क्रम से कितनी मात्रा होती है, बताओ। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में क्रम से 11-13, ठीक है, कुल 24 मात्रा होती है। ये क्वेश्चन अभी वापस आया था संस्कृत विभाग फर्स्ट ग्रेड 2022 में, ठीक है ना, 24 का। तो कितनी होती है, 11-13 बराबर 24, ठीक है। और 13-11 होती है किसमें, दोहा में। किसमें होती है, दोहा में, ठीक है। 10-14 और 15-19 किसी में नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिस काव्य पंक्ति में स्वस्थता, सरलता और सहज ग्राह्यता हो उसमें कौन सा गुण होता है। कौन सा होता है, स्वस्थता हो, सरलता हो तो प्रसाद गुण। प्रसाद गुण में पूछे रीति, तो रीति कौन सी होती है, पांचाली रीति। कौन सी रीति, पांचाली रीति। माधुरी गुण में रीति पूछ ले तो कौन सी, वेदर्भी रीति। यह भी क्वेश्चन पूछा था संस्कृत विभाग सेकेंड ग्रेड में कि एक बड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर किसी को ये पता हो ना तो बड़ा वाला क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ओज गुण में घोड़ी रीति होती है। कौन सी रीति होती है, घोड़ी रीति होती है ओज गुण में, ठीक है। वो कांति कोई गुण होता नहीं है, लेकिन होता तो है। ये वर्तमान ने कांति भी मना था, लेकिन मेन यही है, माधुरी, प्रसाद और ओज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विभत्स रस का स्थायी भाव है, बताओ। इसकी तो हमने पहले भी बात कर रखी थी। क्या शोक है या वात्सल्य है, क्या इसका, जुगुप्सा, ठीक है। हर रस का स्थायी भाव आपको आना चाहिए। भरत मुनि ने 8 रस माने हैं, कितने माने, 8 रस। एक बार क्वेश्चन आया था भरत मुनि ने स्थायी भाव कितने माने, तो रस 8 माने, तो स्थायी भाव भी 8 ही होंगे, ठीक है ना। 33 संचारी भाव माने भरत मुनि ने, ठीक है। 8 और 33 कितने हो गए, बताओ, 41, ठीक है। अगला देखो, एक चीज़ आप और साथ ही साथ में एक बार मैं आपको रिविजन करवा देता हूँ इसका, रस और स्थायी भाव, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है। श्रृंगार का है रति, क्या है श्रृंगार का स्थायी भाव, रति। हास्य का हास, हास्य का हास। करुण का शोक, करुण का शोक। रौद्र का क्रोध, रौद्र का क्या स्थायी भाव, क्रोध। वीर का उत्साह, क्या है, वीर का स्थायी भाव उत्साह। और भयानक का भय, क्या है, स्थायी भाव भयानक रस का भय है, ठीक है। और अद्भुत का, अद्भुत का है विस्मय, क्या है, विस्मय। एक और कौन सा बच गया था, विभत्स। विभत्स का स्थायी भाव क्या है बताओ, तो इसका है जुगुप्सा, क्या है, जुगुप्सा, ठीक है। और शांत का निर्वेद है, वत्सल का वात्सल्य, आपको बताइए। इंपॉर्टेंट ये है, आप इन्हें याद कर लें। हर दूसरे पेपर में ये क्वेश्चन आता है किसका स्थायी भाव क्या नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है स्थायी भाव को संचारी भाव में डाल देते हैं, वहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है कि निम्न में से स्थायी भाव कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखना आप। एक देखो निर्वेद है ना, निर्वेद को स्थायी भाव नहीं माना किसने, भरत मुनि ने, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आया हुआ कहीं, ठीक है ना, क्योंकि शांत का निर्वेद होता है, शांत को रसी नहीं माना भरत मुनि ने, तो स्थायी भाव कहाँ से होगा, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया करो ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्थायी भावों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ। प्रतिकूल स्थायी भावों के बारे में पूछ रहे हैं ना, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये तिरोहित हो जाता है, हो जाता है, नहीं नहीं नहीं, गलत है, हमेशा बना रहता है। स्थायी भाव मतलब स्थायी रहता है मन में, ठीक है ना, हमेशा। लेकिन जो संचारी भाव होता है ना, ये आते जाते रहते हैं, पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं, ठीक है ना। ये रस का प्रमुख अवयव है, क्या, स्थायी भाव, ठीक है ना। ये हर एक से हृदय के अंतःकरण में स्थित रहता है, सही बात है। स्थायी भाव ही रस तत्व को प्राप्त होता है, ये बात भी सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी कवियों में फैंटेसी के प्रयोग के लिए कौन सा कवि विख्यात है, बताओ। फैंटेसी के लिए विख्यात है मुक्तिबोध, कौन है, मुक्तिबोध विख्यात है, ठीक है। मुक्तिबोध की कविता फेमस थी कौन सी, अंधेरे में, अंधेरे में, ठीक है ना।
और गिरजा कुमार माथुर की कविता बताओ। साथ साथ की एक एक रचना देख लेंगे ना, तो इससे कि आपकी पहचान हो जाएगी हिंदी से बड़ी बड़ी। अगर आप नए स्टूडेंट भी हो ना, तो आपको पता चल जाएगी कि आखिर में हिंदी है क्या। एक एक रचना से आपके क्या बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है ना, एक एक रचनाओं से काफ़ी आपकी पकड़ हो जाएगी। तो इनकी एक तो मंजीर, क्या है, मंजीर, जंजीर नहीं मंजीर, ठीक है। और एक है नाश और निर्माण, एक है नाश और निर्माण, ये भी गिरजा कुमार माथुर के, नाश और निर्माण। एक है शिलापंख चमकीले, क्या है, शिलापंख चमकीले, ये सारे गिरजा कुमार माथुर की है। अंधेरे में, मुक्तिबोध, मंजीर, गिरजा कुमार माथुर। और नाश और निर्माण, गिरजा कुमार माथुर। आगे की तो पता ही है, ये कैसे कविता है, प्रगतिवादी ना प्रयोगवादी कविता। कैसे कविता है, प्रयोगवादी कविता है। और तार सप्तक इन्होंने ही चलाया था। 4 सप्तक आए थे 1943, 1951, 1959, 1979, ठीक है ना। अब केदारनाथ अग्रवाल, इनकी भी एक रचना देख लो। इनकी एक है युग की गंगा, युग की गंगा, नागार्जुन की नहीं, इनकी ध्यान रखना। युग की गंगा किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल की। एक इनकी रचना है नींद के बादल, कैसे बादल, नींद के बादल, ये भी केदारनाथ अग्रवाल की है। युग की गंगा और नींद के बादल किसके हैं, केदारनाथ अग्रवाल के, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है, प्रतीक के संबंध में कौन सा कथन सही है। प्रतीक अन्योक्ति नहीं, प्रतीक अतिशयोक्ति ये भी नहीं। प्रतीक द्वारा अन्यथा असंप्रेषित विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है, ये बात सही है प्रतीक के बारे में, ठीक है। ये वैसे अब सिलेबस में नहीं है, पहले होता था, ठीक है, तो इतना आप बड़े ध्यान नहीं दे तो भी चलेगा। अगला क्वेश्चन, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, काव्य के विषय में ये कथन किस आचार्य का, बताओ। कई बार मैं बता चुका हूँ, अगर ये नहीं आ रहा है तो देखो थोड़ा सोचने की जरूरत है। किसका ये, पंडित राज जगन्नाथ का, जो 17वीं सदी के आचार्य थे। अंतिम प्रमाणिक आचार्य माना जाता है जगन्नाथ, हिंदी के ना। आनंदवर्धन, इन्होंने ध्वनि सिद्धांत दिया था, 9वीं सदी के आचार्य, ठीक है। मम्मट, तो मम्मट का एक है ना वो काव्य यश अर्थ करते हैं, तो यश की बात कौन करते हैं, मम्मट करता है। ऐसी पंक्ति कहीं भेजे ना, काव्य और यश, ये ध्यान रख लेना, काव्य यश अर्थ करते, ऐसे करके इनकी एक पंक्ति है, ये ध्यान रखना मम्मट। क्योंकि फर्स्ट बार में मतलब फर्स्ट ग्रेड के 3 पेपरों में ये क्वेश्चन आया है बार बार, तो आगे भी आ सकता है, ठीक है। और विश्वनाथ गीत पता ही आपको, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भुक्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है बताओ। भट्टनाई का या शंकु का, या इनका है, तो किसका है भुक्तिवाद, भट्टनाई का। शंकु का तो क्या है, अनुमतिवाद, क्या है, अनुमितिवाद है ना। चित्रतरंग न्याय की बात इन्होंने की थी, ठीक है। और भगवान ने तो अलंकार सिद्धांत पर काम किया था, बताइए आपको। अगला क्वेश्चन देखो, काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता का नाम बताओ। काव्य प्रकाश किसका है, दंडी का ना, मम्मट का। किसका है, काव्य प्रकाश मम्मट का है। तो दंडी का क्या है, काव्यादर्श, क्या है, काव्यादर्श। दंडी का क्या है, काव्यादर्श। और वामन का पूछ रहे तो क्या है, काव्य अलंकार सूत्र, क्या है, काव्य अलंकार सूत्र, यह है वामन का काव्य अलंकार सूत्र, ठीक है। और रुद्रट का पूछ ले तो खाली काव्य अलंकार आ जाए ना, सूत्र ना हो, सूत्र है तो वामन, खाली काव्य अलंकार आ जाए तो रुद्रट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में रस तथा उसके स्थायी भावों का कौन सा युग्म सही नहीं है, बताओ। करुण रस शोक सही है, श्रृंगार का रति, ठीक है, ये भी। अद्भुत का विस्मय, ये भी ठीक है। और वीर रस का क्रोध, नहीं ये गलत है, ठीक है ना। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, जो हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले, ठीक है। और क्रोध का क्या है, रौद्र, क्या है, रौद्र। वीर का तो उत्साह है, क्रोध का रौद्र है, ठीक है। और करुण का शोक है, अद्भुत का विस्मय, और श्रृंगार का रति, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, काव्य हेतु की चर्चा करते समय भारतीय आचार्यों ने किस तत्व को सर्वाधिक महत्व दिया, बताओ। प्रतिभा, 3 काव्य हेतु है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ठीक है। तो सर्वाधिक महत्व भारतीय आचार्यों ने किसे दिया, प्रतिभा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, काव्य का साधारणीकरण स्वीकार करते हुए भी आलम्बन धर्म के साधारणीकरण पर अधिक बल देते हैं, वे शब्द किस विद्वान के लिए आया है। मतलब आलम्बन धर्म का साधारणीकरण होता है, ऐसा किसने कहा, ये ऐसा पूछना चाह रहा है, तो किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, ठीक है। अगला देखो, ध्वनि सिद्धांत का व्याकरणों के कौन से सिद्धांत पर आधारित है, मतलब ये पूछ रहा है ध्वनि सिद्धांत व्याकरण के कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो बताइए किस पर आधारित है। गुणीभूत व्यंग्य ना, इस पर आधारित है, किस पर, स्फोटवाद पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लॉन्जाइनस के अनुसार शैली का महत्तम गुण कौन सा है, बताओ। तो कौन सा, उदात्त तत्व। उदात्त तत्व किसका है, लॉन्जाइनस का है, इनका ये सिद्धांत है,
ठीक है। और इनके एक पुस्तक का नाम बताओ मुझे आप, तो कौन सी पुस्तक? पेरी इप्सुस, क्या? पेरी इप्सुस किसकी है? लोंजाइन्स की, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत है ना। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? बताओ, सही नहीं पूछ रहा है, ये देखो, ठीक है। अरस्तु कला को प्रकृति की अनुकृति मानते हैं, यह बात तो सही है। अरस्तु कला को प्रकृति की अनुकृति मानते हैं, सही है। अनुकरण एक सर्जन क्रिया, ये बात भी एकदम सही है। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया, ये बात भी सही है। तो ये बात गलत है, अब तो यही बची है। अनुकरण के संबंध में अरस्तु का मत प्लेटो के मत से भिन्न नहीं है, तो ये गलत बात है। देखो ये क्वेश्चन अगर आपने सारे पेपर देखे हैं तो बताओ कितनी बार है? मेरे हिसाब से चौथी बार है, ये लाइन चौथी बार आ रही है ना। अगर भाई दोनों के सिद्धांत में कुछ भेद नहीं होता तो अलग अलग सिद्धांत आते ही क्यों? तो काफ़ी कुछ भेद है, ये नहीं है ना, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो ये लाइन आप ध्यान रखना। और मेरे हिसाब से अगर आप लगातार मेरे साथ ही पेपर देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन घूम फिर के वही आ रहे हैं, जिसकी हम पीछे बात की हमने वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कई क्वेश्चन की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, तो वहाँ उसकी वापस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर क्या कंटेंट बढ़ जाएगा, इसकी टाइमिंग बढ़ जाएगी वीडियो की। तो इसके हिसाब से जिसकी बात पहले ज़्यादा हो रखी है वो हम बाद में कंटेंट देखेंगे ना, तब उसकी बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो आप, यह संभव नहीं है कि जीवन भर शुद्र उद्देश्यों और विचारों से ग्रसित व्यक्ति कोई स्तुति एवं अमर रचना कर सके, ये किस पश्चिमी आलोचक का विचार है? बताओ। लोंजाइनस का, किसका? जिसने उदात्त तत्व दिया था, ठीक है। अब एक चीज़ आप मुझे बताना, लोंजाइनस ने उदात्त तत्व के कितने प्रकार बताए? भेद या प्रकार, ठीक है। ऑप्शन है 5 या 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वुडवर्थ ने निर्माण किया। ऐसे प्रश्नावली का निर्माण किया था वुडवर्थ ने, लेकिन ये क्वेश्चन आरपीसी ने डिलीट कर दिया है ना। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? बताओ, लोकप्रिय किसने बनाया संवेगात्मक बुद्धि को? तो डेनियल गोलमैन ने बनाया। किसने बनाया? डेनियल गोलमैन ने। बाकी शुरू तो इन्होंने किया था, ठीक है। और इनका भी कुछ योगदान है कहीं कहीं मैंने देखा, लेकिन जॉन मेयर एवं पीटर शेलेवो, ये पीटर शेलेवो है ना पूरा नाम इसका, तो इन्होंने शुरू किया था। और लोकप्रिय किसने बनाया था? गोलमैन ने, ठीक। संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्व होते हैं, कितने? 5। अगर आप में से किसी को बताया तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। वैसे हम साइकोलॉजी की बात करेंगे तो इन्हें विस्तृत रूप से देख ही लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव या झंझावत की अवस्था है, ये कथन किसका है? बताओ, किस विद्वान का है? संघर्ष तूफान की कौन बात करते हैं? तो जर्शिल्ड, नहीं जर्शिल्ड ने, सॉरी, है ना। तो ये स्टेनले होल का, किसका है? स्टेनले होल का है, ठीक है। और किशोर अवस्था पर एक कमेटी बनी थी अध्ययन करने के लिए, वो हेडो कमेटी थी, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा हुआ है, तो हेडो कमेटी की रिपोर्ट भी ध्यान रखना। वैसे रिपोर्ट आपको नहीं पढ़नी, इतने पता रखना है इसने किस पे काम किया, बाल्यावस्था पर, शेष अवस्था पर या किशोर अवस्था पर। तो किस पे? किशोर अवस्था पर काम किया था हेडो कमेटी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, ये बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में, सही समय पर, सही प्रयोजन हेतु और सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है, ये कथन किसका? बताओ, किसका? ये अरस्तु का। किसका? अरस्तु। ये अनुकरण सिद्धांत वाला, लेकिन ये साइकोलॉजी में भी है, ठीक है ना, ये नहीं कि वहाँ है। अगला क्वेश्चन, किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है, वह उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। तो ये कथन किसका है? यह कोल सैनी का। किसका है? कोल सैनी का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है, किशोर अवस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब व किसने दिया? बताओ, किसने दिया? स्टेनले होल। किशोर अवस्था पे अगर आपसे पूछ ले सबसे ज़्यादा काम किसने किया, तो स्टेनले होल ने किया था, क्योंकि इन्होंने भी कहा था कि किशोर अवस्था तूफानों में संघर्ष की अवस्था है, तो सबसे ज़्यादा काम भी स्टेनले होल ने किया था, ठीक है। अगर पूछ ले किशोर अवस्था का कर्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो होलिंगवर्थ ने दिया। कौन सा? कर्मिक विकास का सिद्धांत, कर्मिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिकता, मतलब आकस्मिक का तो दिया स्टेनले होल ने, कर्मिक धीरे धीरे, ये किसने दिया? होलिंगवर्थ ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि इन 4 शब्दों में नहीं थे, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, ये कथन किस मनोविज्ञानी का है? बताओ, किसका है? थॉर्नडाइक का? ना, ये है अल्फ्रेड विने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता? बताओ, किस विधि में? इसमें? ना, प्रयोगात्मक विधि में उद्दीपन
अनुक्रिया के मध्य होने वाले के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जॉन पी डीके को ने किस शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया, बताओ। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। ठीक है, वैसे इसका आंसर तो ये है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन डीके को ने किया था, बाकी क्वेश्चन डिलीट हो गया था। ठीक है, और इसने 4 शिक्षण प्रतिमान दिए थे। ठीक है, जॉन पी डीके को, अगर आप ध्यान रखो, अगली बार वापस भी पूछा जाए तो ध्यान रखना, एक तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान जो ऑप्शन में है, ठीक है, और एक है इनका अंत्यक्रिया शिक्षण प्रतिमान। कौन सा क्रिया? अंत्यक्रिया शिक्षण प्रतिमान, ये भी इनका डीके को का है। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, अंत्यक्रिया शिक्षण प्रतिमान, एक है कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, और एक इनका विद्यालय अधिगम शिक्षण प्रतिमान, विद्यालय अधिगम शिक्षण प्रतिमान, विद्यालय अधिगम शिक्षण प्रतिमान, ये भी किसका है? डीके को का है। तो 4 शिक्षण प्रतिमान दिए थे इन्होंने, ये आप ध्यान रखना। वैसे ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, क्या पता अगली बार पूछ ले वापस। ठीक है, तो ये चारों प्रतिमान किसके हैं? जॉन पी डीके को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला, बताओ। श्रम एवं रोजगार विभाग खोला? ना, मनोवैज्ञानिक विभाग खोला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से शिक्षक केंद्रित शिक्षण अभिव्यू है, बताओ। शिक्षक केंद्रित पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा है? प्रजातांत्रिक? ना, शिक्षक केंद्रित यानी प्रभुत्ववादी। ठीक है, ये तो बालक केंद्रित है, ऊपरला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्याख्यान के दौरान संप्रेषण श्रेष्ठ होगा यदि शिक्षक, बताओ। दूसरे क्षेत्रों से उदाहरण देते हुए तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करें तो संप्रेषण श्रेष्ठ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, ये वैसे क्वेश्चन डिलीट हो गया, इसे छोड़ो आप, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। 133 नंबर 134 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है किसमें, बताओ। प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना हो, बेस्ट है, या अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, या छात्र शिक्षक को समाधान करे, छात्र शिक्षक से शंका का समाधान करे, या अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। उत्तम क्या है? अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे, यह शिक्षण उत्तम माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विकास एवं वृद्धि है क्या है? एक दूसरे के विरोधी है, ये एक दूसरे के समान। तो विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, विकास ये पूरा है और वृद्धि इसका एक हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखना। इससे हम बाद में पूरे क्वेश्चन देखेंगे, तब आराम से अच्छे से देख लेंगे ना। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोर अवस्था में ही व्यवहारिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। ये कथन किसका, बताओ। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, इतना ध्यान रख लेना। एक क्वेश्चन हो जाएगा किसका? वैलेंटाइन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था, शायद रीट वगैरह में आया था या सेकंड ग्रेड में आया था। मतलब किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का। किसका है? क्रो एंड क्रो का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता है, बताओ कौन है? वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परंपरागत संबंधता का सिद्धांत किसने दिया, बताओ। किसने दिया? पावलोव ने। ये वही पावलोव जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ता घंटी बड़ा था ना, भोजन वाला लार वाला, कुत्ते पर प्रयोग किया था किसने? पावलोव ने। ये अल्बर्ट बांडूरा वो थे सामाजिक अधिगम वाले। स्किनर का कौन सा सिद्धांत आपको याद होगा, बताओ। है याद आपको? कोई नहीं, आप बताना। पावलोव, स्किनर दोनों ने अनुबंधन पे काम किया था, बताओ। इनका प्राचीन था नवीन था, आप ये कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार के चालक है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, बताओ। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, बताओ। तो मूल प्रवृत्तियों पर काम किसने किया, उनका ये कथन होगा, बताओ। मेलवी या स्किनर। तो ये कथन है मैकडूगल का। किसका? मैकडूगल का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संकेत अधिगम, ये एक मिनट है ना, हाँ, संकेत अधिगम जो गिनने के सीखने के को सामान्यतः माना जाता है। संकेत अधिगम को क्या माना जाता है, बताओ। तो परंपरागत संबंधता अधिगम माना जाता है। ठीक है, संकेत अधिगम बताओ ज्ञान ने दिया था, जिसमें इसने 8 प्रकार बताए थे। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अनुक्रिया अधिगम, बहुविवेचन अधिगम, संप्रति अधिगम, और एक था शायद सिद्धांत अधिगम, एक समस्या समाधान अधिगम। ये वैसे यहाँ से शुरू होते हैं, मैंने बोला यहाँ से। ठीक है ना, ऐसे थे पहले संकेत, फिर उद्दीपक अनुक्रिया, फिर श्रृंखला,
फिर शाब्दिक अनुक्रिया, फिर बहुविभेदन, फिर संप्रत्यय, फिर सिद्धांत, फिर समस्या। ठीक है, ऐसे ये 8 प्रकार बताए थे और ये प्रकार भी पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि संकेत मतलब ये पूछा कि ये मान लो कि अधिगम है ना, ये किसका अनुसरण करता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ये क्रम से याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती है, बताओ। निरोधात्मक नहीं, संरक्षणात्मक पहलू में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी आयु को सुकराती विधि के नाम से जाना जाता है, इसको प्रश्नोत्तर आयु को सुकराती विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई, अभी देखो अभी हमने बात की है, बताओ। ये तो आपको बताना पड़ेगा, मैंने अभी बात की है जस्ट 2 मिनट पहले। तो 7 की या 6 की, तो 8 की बात की है। 8 की अधिगम परिस्थितियां बताई है, मैंने अभी बात की ना, वो ऐसे लाइन खींच के। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शकमैन का, ये कभी शकमैन आता कभी सचमैन आता, ध्यान रखना एक ही है। पर्चा मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा, बताओ। तो आगमनात्मक, कौन सा है, सचमैन का आगमनात्मक पर्चा मॉडल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कुंजी पटल यानी कीबोर्ड की कुंजी उत्पन्न करती है, क्या करती है, सॉफ्टवेयर उत्पन्न करती है, नहीं, अनुदेश कूट। ठीक है। अगला है, कंप्यूटर उपागम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं, इंटरनेट है, एक्सेल शीट है, पावर पॉइंट भी है, CD DVD भी, लेकिन प्रिंटर नहीं है। ठीक है। कंप्यूटर उपागम अनुदेशन में प्रिंटर शामिल नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ICT द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है, धार्मिक भावना से, ना, सामाजिक स्थिति से या कंप्यूटर प्रोसेस की स्पीड से, नहीं। ICT द्वारा शिक्षा कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम तथा कंप्यूटर से प्रभावित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपग्रह संप्रेषण के काम में किसकी आवश्यकता नहीं, बताओ। ट्रांसपोंडर की इसकी तो है, प्रवाह की इसकी भी है, संग्रह की इसकी भी, लेकिन रडार की आवश्यकता नहीं है उपग्रह संप्रेषण के काम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, बताओ। इनपुट नहीं है, जॉयस्टिक ये तो इनपुट है, मैग्नेटिक टेप ये भी इनपुट है, और मॉनिटर ये नहीं है। मैग्नेटिक डिस्क ये भी इनपुट है, लेकिन मॉनिटर आउटपुट है, क्या है, आउटपुट है मॉनिटर। ठीक है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के 2011 से लेके 2022 तक, 2011 से लेके 2022 तक, मतलब 11 सालों में जितने पेपर हुए ना, वो सारे पेपर हमने हिंदी के फर्स्ट ग्रेड के यहाँ पे सोल्व कर लिए हैं अच्छे से। ठीक है। तो अब अगला पेपर हमारा होगा सेट 2012 का। सेट 2012 का जो पेपर हुआ था ना, उस पर हम बात करेंगे, और एक 2023 में सेट हुआ था, वो हमने डाल रखा है, उस प्ले लिस्ट में देखना। वैसे भी हम प्ले लिस्ट अलग बना रहेंगे, जैसे फर्स्ट ग्रेड की एक अलग प्ले लिस्ट जितने पेपर हुए हैं, सेकंड ग्रेड की अलग प्ले लिस्ट मिलेगी आपको, सेट की अलग प्ले लिस्ट मिलेगी। ठीक है। और फिर कौन सा बचा, असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग प्ले लिस्ट मिलेगी आपको, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर ये पेपर हुए, कोई और हुए हैं, मेरे हिसाब से ये पेपर हुए, इन सब की अलग से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। इस पे काम करने के बाद हम करेंगे जीके वाले पेपर का काम। ठीक है ना, वो भी इसी तरह अच्छे से करेंगे। जीके में भी पूरे पेपर से सोल्व करेंगे, और उसके बाद आज से आज तक जो RPC में या राजस्थान में कोई पेपर हुआ ना, साइकोलॉजी के सारे क्वेश्चन की बात हम करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।